हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सबसे पहले क्लास जो पढ़े थे उसमें थोड़ा सा पढ़े हुए थे, जिसमें कुंभ था, लोकतंत्र सूचकांक था, बहुत सारे छोटे छोटे चीज थे। तो सभी कोई प्रतियोगिता दर्पण सामने रख लेगा और मार्कर निकाल लेगा। इसमें उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा था उसके बारे में बताया गया था, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई थी। भारत के किन किन राज्यों में चुनाव है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, उसके बारे में बताया गया था, जैसे पुदुचेरी था। उसके बाद कोरोना के टीकाकरण के बारे में बताया गया था। उसके बाद अमेरिका, यूएई और चीन ने अपना एक मंगलयान भेजा है, उसके बारे में बताया गया था। और भारतीय लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है ये बताया गया था। इसके बाद वाला पॉइंट हम लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग प्रस्ताव भी सीनेट में खारिज। तो सबसे पहले जहां पे लिखा हुआ है सीनेट की सदस्यों की संख्या 100 होती है, सीनेट की सदस्यों की संख्या 100 होती है, वहां पे अंडरलाइन कर लेंगे कि पूछ सकता है एग्जाम में कि सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जैसे भारत में राज्यसभा होता है, ऊपरी सदन बोला जाता है, वैसे ही अमेरिका में जो सीनेट होता है वो संसद का ही एक भाग है और उसको भी ऊपरी सदन बोली जाती है। इसके अलावा देखिए अगले पॉइंट में, देखिए यहाँ पे अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नए राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो जो बाइडेन को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं जो बाइडेन। एक और चीज जान जाइए, एक और चीज उसके बगल में हाइफन मार के लिखिए। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले थे वो रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी रिपब्लिकन पार्टी के वो क्या थे, राष्ट्रपति थे। लेकिन जो बाइडेन बने हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। तो वहां पे लिखना है डेमोक्रेटिक पार्टी की। बताते हैं 2-4 चीजें। हो गया, समझ में आ रही है? प्रतियोगिता दर्पण नहीं ली हो? देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है राष्ट्रपति और एक होती है उपराष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति के जो पद की चर्चा है ना, राष्ट्रपति की जो पद की चर्चा है वो यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और इसके जितने भी क्या है पावर है वो ब्रिटेन से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए इसके पावर। ये नियम दोनों पदों के लिए लाता है, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए। एक और चीज जान जाइए, भारत में अनुच्छेद 60, भारत में अनुच्छेद 60 ये बताता है कि राष्ट्रपति में, भारत में या फिर किसी भी देश में एक राष्ट्रपति का पद होता है ना, तो भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये अनुच्छेद 60 बताता है। लेकिन अनुच्छेद 61 में बताता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा। तो ये 60 और 61 दोनों जो अनुच्छेद है वो कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। भारत का सिर्फ यही एक पद है जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया है, बाकी जितने भी पद है उसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग होता है। भारत में सिर्फ एक ही पद पे महाभियोग लाया जाता है, वो है राष्ट्रपति पे। बाकी जितने भी व्यक्ति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ये महाभियोग नहीं लगती है। तो भारत में किस पद को महाभियोग के द्वारा हटाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 61। और उसका पद किस में है? 60। ये किस देश से लिया गया है? यूएसए। तो इसी में जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, हारे कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के क्या थे? सदस्य थे। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है पाकिस्तान अभी FT, क्या लिखा हुआ है? FATF, यही लिखा हुआ है। FATF का क्या हुआ है? ग्रे सूची में बरकरार है। देखो 2 प्रकार की सूची होती है, एक ग्रे सूची होती है, एक ब्लैक सूची होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है FATF का पूरा नाम क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो एग्जाम में क्या हो रहा है, इसी का दे देगा, किसी न किसी एग्जाम में देता है कि एक फुल फॉर्म बताने के लिए इसी का नाम दे देगा FATF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पढ़ते रह जाइए लूसेंटा दुनिया का सारा किताब। जब तक ये सब बुक को नहीं पढ़िएगा, ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़िएगा, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो FATF का पूरा नाम लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसको बोल्ड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है? इसमें पाकिस्तान अभी बरकरार है। तो ग्रे सूची क्या है, ब्लैक सूची क्या है, अभी बताते हैं आपको। तो ये देख लीजिए कि इसका जो सम्मेलन हुआ है, इसकी जो बैठक हुई है, किस देश की अध्यक्षता में हुई है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है
पेरिस में 25 फरवरी 2021 को फ्रांस की अध्यक्षता में, किसकी? फ्रांस की अध्यक्षता में FATF का क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को बरकरार रखा गया। अगले पेज में आइए, पलटिए पेज को, देखिए FATF है क्या? ये छोटा सा पॉइंट है, यहां पे दिख रहा है छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। देखिए इसमें लिख रहा हुआ है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, लिख रहा है। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? कपड़ा धुलाता है तो उसको क्या बोला जाता है? लॉन्ड्री में कपड़ा गया हुआ है धोने के लिए। उसी प्रकार ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक मात्रा में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में परिवर्तित करता है, बदलता है? उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम यही था, FATF। क्या नाम था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसी का काम था उस देश को चिन्हित करना कि कौन सा देश सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का उपयोग व्हाइट मनी में करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान इसमें क्या था? हाईलाइट में था। तो पाकिस्तान को इस सूची में डाल दिया गया, ग्रे सूची में। किस सूची में? इसी पॉइंट में नीचे आइए, देखिए इसको बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन 1989 में किया गया। कब किया गया इसका गठन? 1989। वहां पे लिखा हुआ है, उसको बोल्ड करेंगे, 1989। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? 2001 के अमेरिका में हुए आतंकवादी घटनाओं के पश्चात आतंकी संगठन का वित्त पोषण भी इसके निगरानी के दायरे में कर दिया गया। यानी जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर देखो प्लेन गया था, लड़ गया था, क्रैश हो गया था, तो इसमें अब क्या किया गया? FATF में क्या किया गया? मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जो वैसे देश जो आतंकवादी को अपने घर में रखते हैं, उसका वित्त पोषण करते हैं, यानी उसको पैसा देते हैं धमाका उमाका करने के लिए, उसको भी इस सूची के अंदर डाला गया है। समझ में आ रहा है? ये डालता कौन है? नीचे देखिए लिखा होगा, उसी में नीचे देखिए इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 37 है। कितने सदस्यों की संख्या? 37 है। इसके अतिरिक्त 2 क्षेत्रीय क्या है? यूरोपीय संघ और गल्फ कोऑपरेशन, यानी जो खाड़ी के देश है उसको गल्फ कोऑपरेशन बोला जाता है। इसके अंतर्गत देखो क्या हो रहा है। तो लेकिन जो पाकिस्तान है ना, वो ब्लैक सूची में नहीं गया है, ग्रे सूची में गया है। किस सूची में गया है? ग्रे सूची में। यानी अभी आपको मौका है बचाने का, अपने बारे में बचाने का। तो देखो ये क्यों ब्लैक सूची में नहीं जा रहा है? क्योंकि 37 देश का सदस्य है ना, इसको वीटो पावर है, एक भी रोक देगा तो रुक जाएगा। तो सबसे ऊपर देखिए चीन, टर्की और मलेशिया। चीन, टर्की और मलेशिया सबसे ऊपर। ये 3 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को रोक दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये ब्लैक सूची में नहीं जाएगा। इसी के कारण ये ब्लैक सूची में नहीं जा रहा है। ब्लैक सूची में जैसे ही पाकिस्तान चला जाएगा क्या होगा? ये जो 37 देश है भारत सहित, ये 37 देश है भारत सहित, इसके साथ एक भी व्यापार नहीं होगा, एक भी आर्थिक मदद नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान ब्लैक सूची में नहीं जा रहा है, ग्रे सूची में, यानी निगरानी में भी रखा गया है, सिर्फ 3 देशों के चलते। तो चीन को तो अभी हम सुधारे थे थोड़ा देर पहले, टर्की को भी समझाए थे, और यहाँ पे जो मलेशिया है, सरसों तेल की दाम बढ़ गई है। पाम ऑयल हम मलेशिया से खरीदते थे, क्या खरीदते थे? पाम ऑयल, कच्चा तेल। पाम ऑयल खरीदते तो भारत सरकार ने उसके साथ पूरा आयात और निर्यात बंद कर दिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री जो थे, तुरंत वहां की जनता ने बोला चलो हटाओ, हमको भारत के साथ व्यापार संबंध खराब नहीं करना है, आप हटिए वहां से। प्रधानमंत्री हटे, देखिए फिर कहीं हो सकता है कि इसका क्या हो, व्यापार फिर बढ़ जाए और सरसों तेल की दाम घट जाए। देखो इसमें एक और चीज है, एक होता है G7, क्या होता है? G7, एक होता है G8। G8 बन जाता है जब रूस उसमें शामिल हो जाएगा। इस G7 में जब रूस शामिल हो जाएगा तो वो G8 कहलाता है। तो इसमें ये जो FATF है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है GA7 का। तो G7 विश्व के टॉप 7 सबसे अधिक विकसित कंट्री है, यानी पहले से विकसित कंट्री है। कौन कौन है? कनाडा है, USA है, UK है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है। ये G7 है। जैसे ही इसमें रूस शामिल हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये G8 हो जाता है। क्या हो जाता है? G8 हो जाता है। तो पूछ सकता है, एग्जाम में खूब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन G8 का सदस्य नहीं है। तो ये नाम याद रखना है, कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो इसको आपको क्या करना है? याद करना, इसको लिख लीजिए। G7 के ये देश है। जल्दी 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 जल्दी, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है अभी।
आप लोग को बोला गया था कि प्रतियोगिता दर्पण की कल क्लास चलेगी, बुके लेके आना है, बिल्कुल अनिवार्य है। जाइएगा एग्जाम में पूछ देगा यही FATF का पूरा नाम क्या होता है, तड़ेगन गिनने लगिएगा। हमारी 8 बजे वाली जो बैच है एकदम रॉयल बैच है, एकदम एग्जाम के पर्पस से ही उसमें क्लास चलेगी सिर्फ। बजट पे एक दिन क्लास लेना है, समझ में आ नहीं रहा है आप लोगों को पढ़ाना कितना है। ऐसे ही नौकरी थोड़े होता है, सरकार थोड़े बैठे हुए फ्री में आपको पैसा देने के लिए। पढ़ देगा, लिखिए इसको। तो G7 में कितने देश हुए, कौन कौन देश हुए, बोलिए एक बार। कनाडा, USA, UK, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस। कितने देश हैं, 7। कौन कौन, कनाडा, USA, कनाडा, USA, UK, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो यही फ्रांस था जहां पे FATF का क्या हुआ था, अभी सम्मेलन हुआ था पेरिस के फ्रांस में, देखना है उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पे जाए। देखो बाबू, पूछ देगा कि G7 का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है, और हम क्या सोचेंगे कि तो पूछ रहा है ज्योग्राफी का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है, तो घटना घट रही है आपके साथ। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नेपाल में संसद बहाल, संसद भंग कर नए चुनाव कराने ओली सरकार के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। देखो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था KP शर्मा ओली, नेपाल, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर बोल्ड कर दीजिए। और नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उस दोनों पद को थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, अब लोग लाए नहीं है। विद्या देवी भंडारी उसी के नीचे लिखा हुआ है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, लीबिया और धुरिया 2 क्षेत्र है उत्तराखंड में। कहां पे, उत्तराखंड। लीबिया और धुरिया, लीबिया धुरिया 2 जिले हैं उत्तराखंड के। तो जब भारत और चीन के साथ अभी कुछ भगदड़ चल रही थी, तो नेपाल के ओली साहब वो बोले कि जो लीबिया धुरिया क्षेत्र है वो हमारा है। तो भारत बोला कि हमारा और तुम्हारा क्या, जो मेरा वो तुम्हारा। तो लीबिया धुरिया तुम्हारा, तो उत्तराखंड तुम्हारा, तो उत्तराखंड तुम्हारा, तो तुम हमारे, हमारा तुम्हारा क्या, सब तुम्हारा। गया संसद में बोला कि उत्तराखंड मेरा है। वहां की जनता ने बोला, नेपाल की जनता ने, हमको भारत के साथ व्यापार नहीं खराब करनी है, रिश्ता नहीं खराब करनी है, क्योंकि चीन से करेगा तो चीन तो अपने बाप का नहीं है, मेरा क्या होगा। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री ने क्या किया, संसद को ही भंग कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि संसद क्या भंग करते हैं, आप साइड होइए। प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो इसी के लिए ये चर्चा है और कुछ नहीं है। एक चीज और जान जाइए, नेपाल आया तो जान जाइए, नेपाल से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ये थोड़ा सा जान जाइए। तो नेपाल के सटे सबसे पहले जो राज्य है वो है बिहार, यूपी, उत्तराखंड, फिर इधर आइए सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सटे राज्य है भाई, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो किससे सटे हुए हैं, नेपाल से। अब एग्जाम में पूछ दिया नेपाल से सटे कौन से राज्य नहीं, तो सोचिएगा कि कहां से क्वेश्चन डाल दिया। 5 घट रहा है ना घटना, ये तो अभी घटना घट रही है, तो पूछेगा ना। इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण की वैल्यू है, एग्जाम में कोई फालतू प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसमें एक चीज और मिलेगा, वो देखिएगा, बता हो गया, समझ में आया थोड़ा सा। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन है जो भारत से सटे हुए हैं, एक बार बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा। देखो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मिशन सागर। सागर मिशन के अंतर्गत जो मालदीव देश है उसको कोविड के टाइम में भारत सरकार ने बहुत सारा खाना पहुंचाया है। और जो ये देश है जिसका नाम है मालदीव, ये पर्यटन पर ही आधारित है, इसकी अर्थव्यवस्था ही चलती है पर्यटन पर। यानी बहुत सारे विदेशों के लोग वहां पे जाते हैं अपनी हनीमून मनाने, इसीलिए मालदीव जो है वो अपने पर्यटन पर ही क्या है, निर्भर है। भारत मिशन सागर के अंतर्गत क्या कर रहा है, बहुत सारे, देखो उसमें लिखा हुआ है, घेरिए उसको, बोल्ड कीजिए। मालदीव को सीफा वारू बंदरगाह एक लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे आइए, नीचे आइए। अब देखिए एक और चीज लिखिए। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मालदीव की संसद का क्या नाम है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपुल्स मजलिस।
पीपुल्स मजलिस, एकदम 2-3-4 लाइन नीचे। अब 200-300 से ऊपर कंट्री है विश्व में। अब पूछ देगा मालदीव के संसद का क्या नाम है? क्या नाम है? पीपुल्स मजलिस। क्यों पूछा मालदीव का भाई? क्यों पूछा मालदीव का? अभी घटना घट रही है ना मालदीव के साथ, तो क्यों नहीं पूछेगा? पूछ देगा उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान का, नहीं पूछेगा, मालदीव का पूछेगा। तो देखो हो क्या रहा है, भारत चीन के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारे देशों में क्या कर रहा है, अपना अपना बंदरगाह अपने फंड से बना रहा है। जैसे खूब पूछा है, इतना पूछा है जिसका अंदाजा नहीं है। एक चाबहार है, क्या नाम है? चाबहार बंदरगाह। ये सारे बंदरगाह हैं। ये चाबहार बंदरगाह है ईरान में। कहाँ है? ईरान। ये हमको लगता है कि 5000 से ज्यादा बार पूछा होगा एग्जाम में कि चाबहार बंदरगाह किस देश में? किस देश में है? ईरान में। और भारत के मदद से इसको तैयार किया जा रहा है। दूसरा है ग्वादर, ये है पाकिस्तान में और इसको चीन की मदद से तैयार किया जा रहा है। तीसरा बंदरगाह है सितवे, ये म्यांमार में है, इसको भारत की मदद से तैयार किया जा रहा है। चौथा है रुबनटोटा, ये श्रीलंका में है, इसको भी भारत के मदद से ही तैयार किया जा रहा है। और पांचवा इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसको गिरवा है सिफावारू बंदरगाह। कौन सा? सिफावारू बंदरगाह। पूछ देगा एग्जाम में, सिफावारू बंदरगाह किस देश में है? मालदीव में। किस देश में है? मालदीव। और किस देश की मदद से उसको तैयार किया जा रहा है? भारत। पूछ देगा कितने बंदरगाह हैं? हजारों करोड़ों अरबों बंदरगाह हैं, लेकिन क्यों सिफावारू के ही बारे में पूछा? घटना घट रही है इसके साथ, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है, बहुत पढ़ना है, सब किताब छोड़ दिया है, सब इतना मार मारा जाएगा ना। इधर आइए, सीधे आते हैं, पेज नंबर बताते हैं। पेज नंबर निकालिए 25। पेज नंबर 25 आ जाइए। 25 आ गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में दूर संचार परिदृश्य दिसंबर 2020 के अंत में स्थिति। 65वीं बीपीएससी में पूछ दिया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया था कि जो ये बिहार की टेली डेंसिटी है, यानी 100 व्यक्तियों में कितने लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, यही इसमें बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन क्या करना है, टेली डेंसिटी का तात्पर्य है 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या। दिख रहा है? दिख रहा है सब किसी को? दिख रहा है? दिख रहा है सब किसी को? 100 व्यक्तियों पर टेली डेंसिटी की क्या है? संख्या। बगल वाले पॉइंट में आ जाइए, देखिए बिहार की टेली डेंसिटी सबसे कम है 52.80। यही पूछ दिया था बीपीएससी में इस बार, 65वीं बीपीएससी में। सबसे अधिक कहाँ की है? नीचे है सबसे, दिल्ली। सबसे अधिक किसकी है? दिल्ली की है। कितनी है? 272.5। एक व्यक्ति पर 2.5 मोबाइल दिल्ली में एवरेज, और भारत में आधा। इसीलिए डेंसिटी बिहार में किताब बा उसमें लिखा नहीं है बिहार जी, नहीं लिख रहा है 52 कुछ उसमें। देखो दूर संचार में किस कंपनी के मार्केट में कितनी वैल्यू है, सो देखिए। तो रिलायंस जियो कितना प्रतिशत लेके बैठा है? यहाँ पे बगल में छोटे वाले पॉइंट 35.43। ये तो फ्री का आदत लगाते लगाते अब पैसा भी ले रहा है, खूब पैसा ले रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है? भारतीय एयरटेल। और तीसरे नंबर पे कौन है? वोडाफोन आइडिया। वीआई के अभी सिंबल आ रहा है, वीआई, वोडाफोन और आइडिया मिल गया है। तो उसकी परसेंटेज बाजार में हिस्सेदारी कितनी है? 24.64। कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा मोबाइल टेली डेंसिटी किस राज्य में अधिक है? दिल्ली। सबसे कम किस में है? कितना है? 52.8। इसी के लिए बिहार वाला याद करना है 52.80, और दिल्ली वाला भी याद कर लीजिएगा। अगले पेज में आइए, नीचे देखिए चावल के खदानों इसमें दिया हुआ है 20-21 में देशों में खदानों सहित अधिकांश उपजों के रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। देखो यहाँ पे सबसे नीचे देखो कुल खदान लिखा हुआ है, कुल खदान लिखा हुआ है। कुल खदान को अंडरलाइन करना है। इस बार कुल खदान का कितना उत्पादन हुआ भाई? 303.34 मिलियन टन रिकॉर्ड। और सर्वाधिक किस फसल की उपज सर्वाधिक हुई है? चावल की। चावल। ये इस बार नहीं,
प्रत्येक साल विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का उत्पादन होता है तो वो होता है चावल। भारत में भी सर्वाधिक उत्पादन किस फसल की होती है? चावल, क्योंकि इसको गरीबों का भोजन बोला जाता है। किसको? तो गरीबों का भोजन किसको बोला जाता है? चावल खाने से शरीर मोटे होते हैं और पेट बाहर आता है, लेकिन मजबूत बनने के लिए हमेशा रोटी ही खाना पड़ता है। बहुत कम समय में चावल बन जाती है, इसीलिए इसको गरीबों का क्या बोला जाता है? भोजन बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन विश्व में होता है कितना? 120.32 मिलियन टन। बीपीएससी के एग्जाम में क्या पूछ देगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, एक नंबर यही रहेगा कि इस साल 2021 में कुल उत्पादन 303.34 मिलियन टन तो सही है। इस साल चावल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ, ये भी सही है। इस साल गेहूं तीसरे नंबर पे रहा, ये गलत है। तो उसमें 5 नंबर ऑप्शन आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक हो गया ना, 2 सही हो गए, चावल वाले भी सही हो गए और खदान वाला भी सही हो गया। इसीलिए एक कदम आगे और एक कदम पीछे का भी क्या करना है? याद करना है। प्रतियोगिता दर्पण जब समाप्त हो जाएगी तो प्रतियोगिता दर्पण की 100 नंबर की टेस्ट होगी। 100 नंबर। आगे बगल में देखिए, बगल वाले पेज में अब पता चल रहा है एक बुक में क्या क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है, पूरा पढ़ना ही नहीं है, लिमिटेड चीज पढ़ना है। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगावाट से अधिक, कुल उत्पादन में विश्व तीसरे स्थान पर है। विश्व में भारत कौवे स्थान पे है इसके उत्पादन में। विद्युत का अर्थ क्या हुआ? बिजली। तो एक नंबर पे कौन सा देश है? दूसरे नंबर पे देखो ना, उसमें लिखा हुआ है, मेरे साथ देख रहा है। एक नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे चीन और 3 नंबर पे भारत। एग्जाम में दे देगा, क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले सबसे सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कौन देश करता है? सर्वाधिक सबसे अधिक बिजली का उत्पादन कौन सा देश करता है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। भारत का उत्पादन कितने नंबर पे है? तीसरे। सवाल आता है को बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाएगा, लिख देगा बिजली के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। दांत चिया दीजिएगा। क्यों चिया दीजिएगा? पता तो रहेगा नहीं, ये तो घटना घट रही है सामने कि बिजली के उत्पादन में भारत का कौन स्थान है? तीसरा। अगला पेज पलटिए, देखिए अगला पेज पलटिए और लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वाधिक तापीय विद्युत परियोजना से भारत में बिजली निकाली जाती है। तापीय विद्युत परियोजना का अर्थ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ। इसमें कोयला आधारित लिग्नाइट, बहुत सारा एनटीपीसी के द्वारा बहुत सारा टरबाइन बनाया गया है, उसमें कोयला वोयला को जलाकर बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देख लो कितना प्रतिशत। तो तापीय विद्युत सर्वाधिक होती है, भारत में उत्पादन 61.50। एग्जाम में खूब पूछता है, भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है? किससे होता है? तापीय विद्युत से। किससे? तापीय विद्युत से सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है भारत में 61 बहुत है, बहुत है, पकड़ाएगा थोड़े। उसके बाद आता है जल विद्युत, उसके बाद आता है नवीकरणीय स्रोत, सौर ऊर्जा, जो जैसे हो गया। तो भारत बिजली के उत्पादन में कौन नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत। भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किस माध्यम से होता है? तापीय विद्युत। ठीक ठीक। आइए इसी पेज में देखिए, विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक 10 राष्ट्र। इसी पेज में नीचे वहां पे, इस साइड बाबू, इस साइड, बस वही तो है जहां हाथ रखिए। दिखा? देखो यहाँ पे देखो, विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पाद 10 देश। पहले नंबर पे कौन है? चीन। दूसरे नंबर पे है भारत भाई उत्पादन में, इस्पात के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है भारत। देख लो, एक नंबर पे इस जन्म में तो नहीं, कहीं 200-400 साल 500 सालों बाद कहीं जा सकता है। चाइना का उत्पादन थोड़ा देख लो, 1053। यानी भारत का उत्पादन देख लो 99 यानी भारत से 10 गुना अधिक उत्पादन इस्पात का चाइना करता है। 10 गुना, ठीक है, 10 गुना उत्पादन करता है। एग्जाम में पूछ देगा इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सोचिएगा ही तो का पूछे लगल, अरे का थोड़े पूछे, घटना घटता है, रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट जारी हुआ है, तब तो पूछेगा ना। तो 4 देशों के नाम आप जान लीजिए। 1 नंबर पे है चाइना, 2 नंबर पे है भारत, 3 नंबर पे है जापान और 4 नंबर पे है रूस। चारों को क्षमता नहीं पूछेगा,
देश का नाम पूछ सकता है, पूछेगा, पूछ सकता है, क्या पूछेगा। अब आइए थोड़ा सा अगले पेज में आते हैं, अगले पेज में आइए। आजकल एक चीज बहुत सारे एग्जामों में पूछने लगा है कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। अगले पेज में आते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे वो लिखा है IMEI लिखा हुआ है। इस लाइन को पूरा बोल्ड कीजिए, इसका नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये नंबर कितने अक्षरों का होता है, 15। कितने अक्षरों का होता है, 15। आप भी अपने मोबाइल के ये जांच कर सकते हैं, क्या डाल करके, *#06# वहाँ पे लिखा हुआ है। बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक इसका फुल फॉर्म और इसमें डिजिट कितनी है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये महबूबा मुफ्ती वाला कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज जान जाइए कि पीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। थोड़ा सा एक गिलास पानी दो तो कोई, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती वाला है तो पीडीपी का पूरा नाम क्या है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीडीपी लिखा हुआ है तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बस यही एक जान जाइए। उसके नीचे आइए, उसके नीचे लिखा हुआ है सीपी मोहंती भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने। तो प्रमुख कौन है भाई, प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने अभी थल सेना के अध्यक्ष हैं। उप प्रमुख जो बने हैं ना, वो कौन बने हैं, सीपी मोहंती। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाबा का चित्र है, बाबा के पास चलते हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे। देखो, एक लोक लेखा समिति होती है, एक प्रकलन समिति होती है। प्रकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता ही होता है। बहुत सारा फंड होता है, जैसे अभी हमारी लोकसभा में गठन हुई है बीजेपी की, तो लोकसभा जो भी बिल लाएगा जरूरी थोड़े है कि सब पक्षी में हो। इसी के लिए किसी न किसी समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। वित्त का खर्चा हो तो विपक्ष के लिए जाएगा, वो उस पर सिग्नेचर करेगा, मुहर करेगा, तब वो जाके पास होगा। तो राज्यसभा के क्या बना है, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब किसके विपक्ष के नेता बने हैं, राज्यसभा के। किसके, राज्यसभा के। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल मिनिमम 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का मिनिमम 35 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जो राज्यसभा में होते हैं 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी चाहिए, 30 वर्ष। ये कभी भंग नहीं होता है, परमानेंट है। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में ही क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। उसके बाद ही इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। तो बगल में लिख लीजिए ना, एक तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो गए ये मल्लिकार्जुन खड़गे, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। आप लोग छोड़ दिए हैं किताब, आप किताब खरीदी है, अधीर रंजन चौधरी। फिर एक दिन पूरा किताब हिंदी में पढ़ा दिया जाएगा, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता बाबू अधीर रंजन चौधरी। आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए इसमें लिखा हुआ है नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो-इवेला। नाम तो एक ही बार में याद हो जाएगा ना। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। पूरे 1 साल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 1 साल में 10 को एग्जाम देगा ना सप्ताह 8 को भी सवाल आएगा। 10 को एग्जाम देगा सप्ताह 8 को में एग्जाम में सवाल आएगा कि अभी विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष या महानिर्देशक कौन बनी है, कौन बनी है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा, विश्व व्यापार संगठन
की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1 जनवरी 1995 को। सबसे नीचे देखो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के रूप में इसका गठन हुआ। WTO के पहले इसका क्या नाम था? गैट। क्या नाम था? गैट। ये खूब पूछता है कि WTO के रूप में निर्माण होने से पहले इसका पूर्ण नाम क्या था? गैट, GATT, गैट। ठीक है, तो गैट का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1993 को, नीचे लिखा हुआ है। और इसके पहले जो महानिदेशक बने थे उसका नाम क्या था? पीटर सुपरलैंड। ठीक है, लेकिन हमको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर, हाइफन मार के, इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड का वो क्षेत्र है जिनेवा, हेड क्वार्टर। एक और चीज बीचों बीच लिखा हुआ है, देखिए, ओकोंजो-इवेला 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन सदस्य की क्या है? महानिदेशक बनी है। तो कितने सदस्य हैं भाई WTO में? 164, बिल्कुल लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये 7वीं महानिदेशक बनी है। किसको भी? 7। चलिए थोड़ा सा आगे आइए। कोई दिक्कत किसी को समझने में? जो नहीं लाया उसको तो दिखते दिखते है हिसाब, जो नहीं लाया। अब इस CRPF के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया भाई? कुलदीप सिंह को। किसको मिला है? कुलदीप सिंह। तो हाइपन कर दीजिए, अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये काम कर रहे हैं अभी CRPF के। आगे देखो, भाजपा नेता समपाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम ही सिर्फ याद रख लीजिए, क्या नाम है? विजय समपाल। क्योंकि जितने दिन लोकसभा का कार्यकाल होता है उतने ही दिनों तक इसके अध्यक्ष ही बन के रहेंगे। तो अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय समपाल। विजय समपाल कौन बने हैं? देखो इसमें एक और चीज अंडरलाइन करना है, लिखा हुआ है NCSC, पूरा रूप उसका क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, पूछ देगा इसी के बारे में। ये ऊंचायुक्त कुछ नहीं पूछने वाला, इसमें कुछ नहीं। इधर आ जाइए, इसी पेज में पुरस्कार और सम्मान में आइए। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। यस सर। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार सिर्फ हॉलीवुड के फिल्मों को दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार सिर्फ हॉलीवुड के पिक्चरों को दिया जाता है। तो इसमें 3 चीजें जानना जरूरी है, निर्देशक, एक्टर और एक्ट्रेस। बेस्ट महानिदेशक जो फिल्म, और दूसरा बेस्ट एक्टर, अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री। देखो नीचे लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? नोमाडलैंड। कौन है? नोमाडलैंड कौन है? नोमाडलैंड। इसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। क्या मिला हुआ है? गोल्डन ग्लोब। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? चैडविक। नोमाडलैंड। किसको मिला है? नोमाडलैंड को। वहीं पे नीचे लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन। ये दोनों को बोल्ड करना है सबसे पहले, नीचे, सबसे नीचे बाबू, सबसे नीचे। हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या नाम है? नोमाडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन। और इधर आ जाइएगा तो एक्ट्रेस तो मिल ही जाएगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे। आगे आइए, उसी के नीचे, उसी लाइन के नीचे, बगल में नीचे, सबसे नीचे लिखा हुआ है फेमिना मिस इंडिया 2020 का प्रतियोगिता किसने जीता भाई? तो जीता है मानसी वाराणसी ने। ये तेलंगाना राज्य की है। कहाँ की है? देखना नीचे लिखा होगा, तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसी वाराणसी लिखा हुआ है। यस सर। नीचे लिखा हुआ है तेलंगाना की 23 वर्षीय मानसा वाराणसी को मिस क्या बनी है? मिस फेमिना मिस इंडिया बनी है। यही मिस वर्ल्ड की जब प्रतियोगिता होगी ना तो भारत की तरफ से यही प्रतिनिधित्व करेगी। आगे आइए, इधर कुछ दिवस दिए हुए हैं भाई, वर्ष और कुछ दिवस दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा उसमें टिक करके जो इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, टिक कीजिए उसको।
उसके बाद 11 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, इसी पे सरकार की खूब ज्यादा नजर है। 14 फरवरी नए टिक कीजिएगा, क्योंकि जो